हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में आज हम लोग करेंगे अपने टॉपिक नंबर 14 की बात। कुल जैसे जानते हैं आप 200 टॉपिक आएँगे, 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है हमारे प्रीलिम्स में। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आई बटन पे क्लिक करके इसकी सीरीज़ को आप पूरा देख सकते हैं। आज बात करेंगे हम लोग न्यू इंश्योरेंस रूल पे, अभी हाल ही में आया है। हुआ क्या है कि भारत का जो बीमा सेक्टर है, अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में 6.33% उसका औसत है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लेते हैं 100 लोग रहते हैं भारत में, तो उसमें से 6.3% लोग क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? इंश्योरेंस लेंगे। तो उसको एक एवरेज बना दिया जाता है। लेकिन भारत की जो तुलना है वो कम है, क्योंकि भारत की है ना 4.2 और विश्व का कितना है 6.3। मतलब अगर देखा जाए यूएस में या और भी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, या तो वहाँ पे ना लोग ज़्यादा इंश्योरेंस खरीदते हैं, लेकिन इंडिया में ना ये सिर्फ 4.2 है। ये कहीं न कहीं थोड़ी चिंता की बात है। इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया है, जो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसे हम लोग IRDAI कहते हैं, मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने कुछ नए 6 नियम लाए हैं, जिससे क्या हो पाएगा कि पारदर्शिता बढ़ेगी इंश्योरेंस सेक्टर को लेके। क्योंकि इंडिया में ना लोग ये सोचते हैं, हाँ, इंश्योरेंस ले लिया है, पैसा नहीं मिलेगा, कुछ ऐसी अवधारणा चलती है। उस अवधारणा से बचने के लिए कुल मिला के 6 नियम लाए गए हैं। क्या हमारे लिए सभी 6 नियम ज़रूरी है? नहीं, हमें सिर्फ 2 रूल्स पढ़ने हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और सभी चीज़ें अननेसेसरी हैं। देखो, पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल ये कहता है कि जो कॉर्पोरेट एजेंट है ना? वो क्या कर सकता है? टाई अप कर सकता है 9 इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ, 9 इंश्योरेंस के साथ, और जो इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म है ना, वो टाई कर सकती है 6 इंश्योरेंस के साथ। ठीक है? इसका मतलब हो गया कि जैसे एक कॉर्पोरेट एजेंट है, ठीक है? वो 9 बीमाकर्ताओं के साथ टाई अप कर सकता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई कंपनी है ना, वो कंपनी इंश्योरेंस का ठेका ले रही है, तो वो क्या कर सकती है, 9 बीमा कंपनियों के साथ टाई अप कर सकती है, उनके चीज़ों को सेल कर सकती है। क्योंकि जानते हो ना, बीमा कंपनियाँ खुद कुछ नहीं सेल करती हैं, उनका सब एजेंट लोग सेल करते हैं। ठीक है? तो ध्यान रखना है, तो उस हिसाब से क क्या होता है, काम होता है। मतलब कि एजेंट मतलब हो गया कि उनके बीमाओं को वो बेचेंगे। ठीक है? तो कुल मिला के जो कॉर्पोरेट जगत है, जो एजेंट है, वो सिर्फ़ 9 कंपनियों के साथ टाई अप कर सकते हैं। वहीं पे बात किया जाए, जो बीमा मार्केटिंग फर्म है, वो 9 जो बीमा करता है, उनके साथ टाई अप कर सकती है। ये थोड़ा-सा ध्यान रखना, फैक्चुअल चीज़ें। अगली बात है, जिसका नाम है राइज़ेज़ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एक्सपेरिमेंटेशन पीरियड फ्रॉम 6 मंथ टू अप टू 36 मंथ। मतलब 6 मंथ से बढ़ा के उसको 36 मंथ कर दिया गया। किसको? राइज़ेज़ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। अब यूपीएससी क्या कर सकता है, आपसे बस इसी शब्द के बारे में पूछ लेगा कि जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है, ये क्या होता है ना? रेगुलेटरी सैंडबॉक्स ये क्या होता है? तो ध्यान रखना, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या है? ध्यान रखना, ये लाइव टेस्टिंग है। जैसे मान लेते हैं कोई नई सर्विस आई, कोई नई इंश्योरेंस पॉलिसी आई, तो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना, उसको क्या करेगी, उस एनवायरनमेंट में रह के उसको टेस्ट करेगी। क्या ये पब्लिक के लिए ठीक है कि नहीं? अगर जो कंडीशंस दी गई हैं, उस कंडीशन के आधार पे लोगों को उसका जो है मुआवज़ा वो मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है ना? भाई सीधी-सी बात है, बहुत सारी स्कीम्स आ जाती हैं, बहुत सारे नए इंश्योरेंस सर्विसेज़ आ जाती हैं, लेकिन उनका रेगुलेशन बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है। इसीलिए पहले क्या था कि जो भी कह सकते हो कि जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ थी, उसको 6 महीने तक कंसीडर करती थी, लेकिन अब उसको अब 36 महीने, मतलब 3 साल तक बढ़ा दिया गया कि 3 साल तक हम उसको अंडर रिव्यू में रखेंगे। ठीक है? तो ये कहीं न कहीं अच्छी बात है। इससे क्या होगा, लोगों में सच में पारदर्शिता आएगी। पता है, लोग जो होंगे वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो पाएँगे, क्योंकि विश्वास बढ़ेगा कि भैया चलो, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो सही से काम कर रही है, तो हमारा पैसा मिलेगा अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो। ठीक है? बस यही 2 रूल हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे, लेकिन 2 टर्मिनोलॉजी रही हैं हमारे कहाँ, इकोनॉमिक सर्वे में। ध्यान रखना, इकोनॉमिक सर्वे 2022 में। ठीक है? इसलिए थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है कि ये 2 शब्द हमें ध्यान रखना है। पहला, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या होता है, और दूसरा, इंश्योरेंस डेंसिटी क्या होती है। ठीक है? अगर बात करें इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का, तो इसका क्या मतलब है? देखना, जो पेनिट्रेशन रेट होता है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेट होता है, ये इंडिकेट करता है कि हमारे यहाँ जो इंश्योरेंस सेक्टर में है, उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट चेक करता है। ठीक है? लेकिन वहीं पे बात करें, यह मेजर क्या करेगा? भाई, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या मेजर करेगा? यह मेजर ये करेगा कि जो प्रीमियम है ना, रेशियो ऑफ प्रीमियम अंडररिटन इन अ पर्टिकुलर ईयर टू द जीडीपी, मतलब
जो प्रीमियम का पैसा है वो जीडीपी के कितने हिस्से के बराबर है उसका रेशियो बताता है। कौन? इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। ठीक है, वही बात हिंदी में लिखी है, आप देख सकते हैं। अगर बात करें इंश्योरेंस डेंसिटी, ये क्या होता है? ठीक है, यूपीएससी पूछ सकती है ना, अगर हमें नहीं पता होगा तो यार दिक्कत हो जाता है। तो देखो, इट इज अ रेशियो ऑफ प्रीमियम कलेक्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी टू द कंट्री पॉपुलेशन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कितना जो प्रीमियम है वो देने वाले कितने लोग हैं और टोटल करेंसी हमारी पॉपुलेशन कितनी है। जैसे मान लेते हैं कि हमारी पॉपुलेशन है 100, ठीक है, और प्रीमियम दे कितने लोग रहे हैं? 5 लोग। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंश्योरेंस डेंसिटी। ठीक है, बीमा घनत्व। ठीक, तो मुझे लगता है ये दोनों बातें आपको क्लियर है। लेकिन कभी-कभी यूपीएससी किस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकती है? वो पूछ सकती है कि जो ये अथॉरिटी है इंडिया में, उसका क्या नाम है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एडा, है ना? इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो कुछ बातें, इसका जेनेसिस कब हुआ, मतलब ये आई कब? तो ध्यान रखना 1999 में इसको स्टैब्लिश किया गया था IRDAI एक्ट के थ्रू। ठीक है, किसके रिकमेंडेशन से? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन से आई थी। कभी-कभी क्या होता है ना कि थोड़ा पीछे गवर्नमेंट चली जाती है, यूपीएससी चली जाती है और वहाँ से ये सब क्वेश्चन पूछ लेती है। और ध्यान रखना कि भाई देखो जो कमेटी है वो इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये क्या करेगी? रेगुलेट करेगी, प्रमोट करेगी, ऑर्डर ग्रोथ बना के रखेगी कि इंश्योरेंस बिजनेस कैसा चल रहा है, री इंश्योरेंस बिजनेस कैसा चल रहा है, इन सब पे अपना सीधी सी बात है उस पर ध्यान देती है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि फेयर ट्रीटमेंट मिले पॉलिसी होल्डर को, और क्या मिले? बहुत ज़्यादा स्पीडी और ऑर्डरली ग्रोथ हो, इंश्योरेंस जो सेक्टर है वो बहुत तेज़ी से आगे भी बढ़े। उसके साथ साथ जो जेन्युइन क्लेम है ना वो मिल पाए, उसका बहुत स्पीडी सेटलमेंट हो पाए। मतलब पता चला आपकी कार थी, कार का एक्सीडेंट हो गया और अब जिस कंपनी से आपने इंश्योरेंस कराया था आप उसके आगे पीछे घूम रहे हो लेकिन मिल नहीं रहा, बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो ऐसा ना हो पाए, जेन्युइन सेटलमेंट हो पाए, उसको लेके काम करती है। इफेक्टिव ग्रीवनेस और डिजिटल मशीनरी, मतलब बहुत इफेक्टिवनेस के साथ क्या हो पाए, जो मशीनरी है मतलब इंश्योरेंस का जो काम करने का तरीका है वो बहुत अच्छा हो पाए। फेयरनेस बढ़े, ट्रांसपेरेंसी बढ़े, जो भी फाइनेंशियल मार्केट है उसका जो ऑर्डर है उस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ती रहें, उसको प्रमोट करता रहता है कौन? अड्डा। बस इतनी बात रखना। कुछ और इम्पोर्टेंट कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यूपीएससी यहाँ क्वेश्चन पूछ सकती है कि कोई दूसरी मिनिस्ट्री आपको दे देगी, तो कंफ्यूज मत होइएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। आगे, it manages and regulate the insurance and insurance industry in India, registered and licensing insurance, जो भी है सब कुछ यही करता है, जानते हो। कुल मिला के 10 मेंबर इसमें काम करते हैं, एक चेयरमैन भी होता है, 10 में मिला के 5 होल टाइम मेंबर होते हैं और 4 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, और एक कौन होता है? चेयरमैन होता है। तो ये बात ध्यान रखना कि 5 होल टाइम और 4 पार्ट टाइम। बस इतनी बातें ध्यान रखना इंश्योरेंस के बारे में, बहुत है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, और ये सेशन कैसा लग रहा है ना इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, थैंक यू।